आज हमारे देश में जो सरकार में है वो नालायक है जहाँ तक इकोनॉमिक्स का है, और जो गवर्नमेंट में जो है वो डरपोक है। गवर्नमेंट हर चीज़ में हस्तक्षेप करती है, इसमें कौन काम करेगा? टैक्सेस देने में ही लोग डूब जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो संपूर्ण रूप से अनपढ़ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कहते हैं इतना इतना पैसा दो तब तुम्हारी बिजनेस चलेगी। नितिन गडकरी बहुत जो फर्स्ट क्लास लीडर है, और वो प्राइम मिनिस्टर होते तो बहुत कुछ करते हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री की सेवा करेंगे उनको आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने देखा है जब तक ये मोदी जैसे लोग पावर में हैं आप कुछ नहीं कर सकते। नेहरू तो हमारे देश के राष्ट्रीय हित को खत्म कर दिया, और ये हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या है इसकी औचित्य आज? नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। पूरे विश्व में इस वक्त अगर अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए तो सभी जगह स्लो डाउन हो रखा है। खास तौर से अगर भारत की बात करें तो जो जीडीपी थी हमारी लगातार गिर रही है। हालांकि कारण पूरे विश्व में इस वक्त युद्ध के जो बने हुए हैं, ईरान अमेरिका युद्ध जो लगातार चल रहा है, उसके कारण से पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। भारत भी अछूता नहीं रहा है, लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं भारतीय इकोनॉमी को लेकर कि जो तैयारियां पहले की जानी चाहिए थी वो शायद भारत सरकार ने समय रहते नहीं की गई है। खुद उनके जो अर्थशास्त्री रहे हैं, सलाहकार रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं मोदीनॉमिक्स पर और भारतीय सरकार पर कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो समय रहते नहीं की गई थी। और आने वाला समय कैसा रहने वाला है? क्या युद्ध अभी लंबा खींचेगा या इसके कारण से पूरे विश्व में मती उथल पुथल, और भारत में जो इतना बड़ा एक देश है उसमें इकोनॉमी लगातार स्लो डाउन होते जा रही है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि आपको बुरे समय के लिए तैयार रहना चाहिए, पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम करें, और बहुत तरह की बातें वो कह रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, हार्वर्ड में जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है दुनिया के छात्रों को, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर, स्वागत कीजिए। स्वामी सर, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। स्वामी सर, पूरे विश्व में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है इकोनॉमिक्स को लेकर, खासतौर से बात कर रहे थे क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ है सर। मिडिल ईस्ट में जो जंग के हालात हैं वो अभी भी थमे नहीं हैं। जो तेल की कीमतें हैं उसके कारण से सब जगह सर देखा जाए तो बहुत प्रॉब्लम आ रखी है। क्या आपको लग रहा है सर, क्या आप भी लगातार चर्चा में करते रहते हैं लोगों से और पूरे विश्व में जानकारी लेते रहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि युद्ध ही एक कारण है इकोनॉमीज़ का जो डाउन जा रही हैं, खासतौर से भारत की इकोनॉमी जो इस वक्त देखा जाए तो जीडीपी सबसे ज़्यादा थी हमारे देश की सर आज पिछले कुछ साल में, बढ़ रही थी, तेज़ गति से बढ़ रही थी, लेकिन सर अब डाउन आ गई है। आप अभी की स्थिति को सर किस तरह देख रहे हैं, आंक रहे हैं कि क्या वाकई में आने वाला समय बहुत ख़राब है या स्थिति संभल सकती है? देखिए, पहले आंकड़े पर एक स्पष्टता होनी चाहिए। बिल्कुल सर। जहाँ तक जवाहरलाल नेहरू था तो हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ थी 3.5% ही थी, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी भी बाकी जो लोग थे थोड़े दिन थे, परंतु जब इंदिरा गांधी आई थी तो उसने भी 3.5% 4% के बीच में ग्रोथ किया था, ग्रोथ की रेट थी। जो नरसिम्हा राव थे उन्होंने इसको थोड़ा बढ़ाया, और बढ़ाने के उसमें मैं सलाहकार था नरसिम्हा राव के, और मैंने उनको बताया कि कौन सी चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए, और उसको उन्होंने किया था, तो इसीलिए ग्रोथ रेट इंक्रीज होने लगी। परंतु 5 साल रहे। मनमोहन सिंह जी के साथ आपने काम किया एक साथ मिलकर सब लोगों ने? मनमोहन सिंह के साथ तो निश्चित काम किया था, मैं तो उसको जानता था। वो जब पंजाब में प्रोफेसर थे, मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर था, तो ऐसे उनकी जानते थे। मनमोहन सिंह की जो अप्रोच थी वो मेरे से बिल थी। मनमोहन सिंह की जो आइडियोलॉजी था वो ये था कि जल्दी तेज़ी में नहीं जाना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा था कि ग्रोथ रेट हमारी 10% पर ईयर होनी चाहिए, और उसके लिए ये गणित है कि कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन होती है सर पूरी। ये तो
और परंतु नरसिम्हा राव ने थोड़ा उसको बढ़ाया और ये कभी 6% से ज़्यादा गया नहीं। और मैं आज भी कहता हूँ इंडिया की जो क्षमता है वो 10% पर ईयर कम से कम 10-15 साल चल सकती है। यदि ऐसे करेंगे तो हम चाइना को ओवरटेक कर देंगे, हम अनेक देशों को ओवरटेक कर सकते हैं। सर किया है ऐसी, भारत ने किया है कई देशों को ओवरटेक कभी हाल फिलहाल में देखा जाए किसको? तो जीडीपी के मामले में या इकोनॉमी के मामले में? किसको? सर चौथे नंबर की इकोनॉमी हम बन चुके हैं। वो दूसरी बात है, किस देश को हमने ओवरटेक किया बताइए? एक भी नहीं। मैं कहता हूँ कि ग्रोथ रेट 10% पर ईयर होगा तो हम दुनिया के अधिकांश देशों से आगे होंगे। और उन्होंने किया नहीं, किसी ने नहीं किया। मनमोहन सिंह मुझसे कहते थे, क्योंकि वो मेरा घनिष्ठ मित्र था जी, तो वो यही कहते थे भाई हमारे देश में कोई मानेगा नहीं, ये बिजनेस है, ये वो है, वो ये है वो। उन्होंने बिल्कुल यहाँ तक कि राहुल गांधी उसके कागज़ उसके मुंह पर फेंका, बिल फेंक दिया था, कुछ भी हो वो जो कागज़ थी। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में बेरोज़गारी को मिटाना है और जल्दी मिटाना है, तो हमें कम से कम 15 साल के लिए 10% पर ईयर ग्रोथ रेट में जाना चाहिए। सर कैसे अचीव कर सकते हैं? क्योंकि ग्लोबल जो स्थिति देखी जाए पूरे विश्व की, वो तो इस टाइम से डाउनफॉल में स्थिति में है। ये अब आपकी बीमारी है जो सबकी है। तो मेरी बीमारी नहीं है। और क्या, विदेश, इंटरनेशनल, ये जो है ये एक बीमारी है। इंटरनेशनल जो जाए मरे, जो तो अब अमेरिका का साथ हम तुलना क्यों करें जब उनकी ग्रोथ रेट 100 साल पहले अब बढ़ गई थी, उसके बाद वो उससे ज़्यादा फास्ट नहीं जा सकते, 5% 4% में जाते हैं। ठीक है, तो आज हम भी वही जा रहे हैं, 4% 4%। क्यों? जब 10% हो सकता है। कैसे 10% हो सकती है? थोड़ा बताइए, समझाइए सर जरा। इन्वेस्टमेंट और जो इन्वेस्टमेंट को जो जिस जाम पर आप लेंगे या बेचेंगे उसकी गणित, ये सारी चीज़ों एक टेक्निकल लैंग्वेज है। मैंने पुस्तकें लिखी है जी, जो मैं जाने के बाद पहले दिखा दूंगा। जी जी जी, हमें पता है सर, आपकी उसमें काबिलियत तो कोई शक नहीं है सर, किसी को कोई शक नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज हमारे देश में जो सरकार में हैं वो नालायक हैं जहाँ तक इकोनॉमिक्स का है, और जो गवर्नमेंट में जो हैं वो डरपोक हैं। उनको मंत्री को मुंह पर कहने के लिए यानी हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें आश्चर्य नहीं है कि हमारी ग्रोथ रेट 4% 5% होनी चाहिए, या 6% में नहीं होनी चाहिए, 10% पर ईयर फॉर 15 साल। तब आप नंबर 2 नंबर 3 देश में आ जाएंगे। अभी की स्थिति अगर बात करें तो अभी की स्थिति को किस तरह आंकते हैं सर आप? अभी स्थिति क्या है, 4% में हम पीछे ही रहेंगे और छोटे छोटे देश हमसे आगे चले जाएंगे। बांग्लादेश थोड़ा आगे चले गया था, अब बांग्लादेश के अंतर उनकी समस्या में लिप्त हैं। तो मैं आज यही कहता हूँ कि आपको ग्रोथ रेट लेनी है, उसके लिए मैंने पुस्तकें लिखी है। इंदिरा गांधी ने उस पुस्तकों को उठा करके उसकी मजाक उड़ाई। आखिर में नरसिम्हा राव आए, उन्होंने कहा बिल्कुल सही, परंतु मैं आस्ते आस्ते करूँगा। पर 5 साल में वो भी छुट्टी में चले गए। और मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स जानते हुए भी हिम्मत नहीं। राहुल गांधी तो उसके कागज़ को लेकिन मनमोहन सिंह साहब और
नरसिम्हा राव सरकार में कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट बढ़ी थी सर, क्योंकि उस टाइम देखा जाए तो किससे हालत बहुत ज्यादा खराब थे। कितना बड़ी? आप तो इतने छोटे छोटे मोटे में, मैं कह रहा हूँ 10% पर ईयर में ग्रोथ रेट होनी चाहिए। हमारी देश क्षमता है, और उसके मैंने पुस्तकें लिखी है जी। और ये किसी को हिम्मत नहीं है कई चीज़ों करनी है। जहाँ हम फ्री मार्केट करनी है वहाँ नहीं करते, क्योंकि जो सेठ लोग हैं उनको पसंद नहीं है कि कंपटीशन आ जाएगा। तो ये है प्रॉब्लम। स्वामी सर, आप चूंकि सर अर्थशास्त्री हैं और आपने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को समझा भी है, लेकिन सर आप लगातार जो आंकड़े हैं सर उन पर सवाल उठाते हैं। आपका कहना है कि जीडीपी की कैलकुलेशन का जो तरीका है वो सही नहीं है। क्या सही तरीका होना चाहिए सर कैलकुलेशन का? जीडीपी का सवाल नहीं है कि जीडीपी को ठीक करना है। जीडीपी में हमारे जो भी उत्पादन होती है, उस उत्पादन को किस रेट पर हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमारे देश में जो मार्केटिंग की रूल्स हैं, गवर्नमेंट हर चीज़ में हस्तक्षेप करती है। इसमें कौन काम करेगा? टैक्सेस देने में ही लोग डूब जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दो। होना चाहिए। मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आप लोगों को पकड़ के रखना चाहते हो। निचोड़ रखा है बिल्कुल। वही है, और क्या? और कोई किसी को हिम्मत नहीं है सरकार को कहने के लिए। क्या आपको लगता है कि सरकार के पास वो तंत्र है कि चाहे तो जो इनकम टैक्स है वो खत्म कर सकती है? बिल्कुल। अभी मैं कहता हूँ कि सरकार की जय जयकार होगी इनकम टैक्स को अबॉलिश करोगे तो। लेकिन इनकम रुक जाएगी ना सरकार की सर। तो क्या है, उत्पादन से उनको और मिल जाएगी, सेल्स टैक्स से मिल जाएगी, और टैक्सेस हैं। ये सब बनावटी चीज। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं। और क्या? एबॉलिश करना चाहिए। अबॉलिश इनकम टैक्स को करना चाहिए। उन्होंने सबको यानी हाहाकार में टैक्स पे टैक्स हो जाता है। नहीं, और वो आ जाते हैं लोग, और फिर रिश्वत होने लगती है। क्या नहीं होती है? अब शुद्ध करना है तो इनकम टैक्स को पहले अबॉलिश करना पड़ेगा। स्वामी सर, चूंकि आप सर फ्री मार्केट को लेकर आप बात करते रहे हैं, फ्री ट्रेड को लेकर बात करते रहे हैं, आर्थिक नीतियों के आलोचक भी आप रहे हैं सर। सर आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो मोदी नॉमिक्स है हमारे भारत सरकार की, मोदी साहब की या उनकी जो फॉरेन मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, आप सर किस तरह देख रहे हैं उनको? क्या वो लोक लुभावन लगती हैं आपको, या कैपिटलिस्ट लगती हैं, कैपिटलिज्म की ओर लगती हैं? किस तरह लगती हैं सर आज की स्थिति? नहीं, वो तो बाबू के गुलाम हैं और उनको कुछ पता नहीं है। किसके गुलाम है सर? जो हमारी सरकार के जो ऑफिसर्स हैं उनके गुलाम है। और वो क्यों मेहनत करेंगे? इन चीज़ों में अब मान लीजिए कल मैं टैक्सेस हटा देता हूँ जी, तो जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स की वो चलाएगी अंदर, मैंने पब्लिकली नहीं चलाएगी। प्रधानमंत्री को कि देश के बर्बाद हो जाएगा, कहाँ से हम पैसा लाएंगे? बिल्कुल ये और प्रधानमंत्री अनपढ़ है सर। हालांकि जो इकोनॉमी है वो जाहिर तौर पर उनका फोर्टे नहीं है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, वो कौन? फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जो हमारी वो जीरो है। खैर ये सर आपका तर्क है। नहीं तो लेकिन वो हमारी देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आप मेरा तर्क नहीं चाहिए तो फिर चलिए, सर कह रहा हूँ आपके तर्क सर कहीं अलग हो सकते हैं, क्योंकि आप सर पूरे जानकार हैं। बताइए कौन अलग कर रहा है? मैं तो देखिए सवाल कर रहा हूँ आपसे, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर। क्या आपको लगता है कि मोदी नॉमिक्स और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी कोई चीज नहीं है मोदी नॉमिक्स? लेकिन चर्चा तो सर बहुत होती है उनकी। किसमें? एक आप बुला लिए, हम अकेला क्यों मुझे बुलाते हैं? किसी को बुलाकर मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, बैठा दीजिए। वो नहीं कर सकें, वो कोई नहीं आएगा। वो जानता है कि मैं कोई साधारण इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर। बिल्कुल सर, PhD वहाँ लिया, फिर उन लोगों को सिखाया
जो आज बड़े बड़े लोग हैं अमेरिका में। सर क्या लगता है कि पिछले 12 साल का अगर हम देखें, जब से मोदी साहब आए हैं, उनकी गवर्नमेंट आई है, क्या वो पॉपुलिस्ट बनकर रह गए या कैपिटलिस्ट ये बनकर कोई रह गए? पॉपुलिस्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट है? कैपिटलिस्ट नहीं है, ये दुकानदार का टाइप मेंटालिटी है। कहाँ किसको पीटना है, कहाँ किससे लेना है, इनकम टैक्स के छोड़िए, सेल्स टैक्स किस हालत में हमारे देश में चल रही है, तो उसमें फिर ब्लैक मनी आ जाती है। स्वामी सर, चूंकि हमारा जो देश है सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा यूथ भी हमारे देश में है सर, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो, और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सर जो हमारे यूथ की ताकत है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है? नहीं। और जो यूज़ होना चाहिए हमारे यूथ का, हालांकि नो डाउट हम आईटी क्षेत्र में सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आर्ट के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो एक रिप्रेजेंटेशन एक इतने बड़े देश के युवा शक्ति को मिलना चाहिए, क्या वो लगता है कि हाँ वो उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है? और यही कारण है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतनी तेज गति से नहीं बढ़ रही है सर आगे? ये तो स्वाभाविक है, और हमारे लोग तो बाहर जा रहे हैं। अमेरिका में यानी रुकावट आ रही है, तो इसीलिए इतना उस अमेरिका में जितनी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, जितने बड़ी फर्म्स हैं, सबके जो सीईओज हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो सब इंडियंस हैं सर। देखो, मैं नहीं जानता, मैं 7 साल वहाँ प्रोफेसर था जी। तो मैं कहता हूँ कि ये रोना कि इसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला। सर जो हम बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो ग्रोथ सेक्टर है सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको शायद वो ग्रोथ इंजन नहीं मिल पा रहा है अभी भी। आपको लगता है कि या ग्रोथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा बहुत अच्छा हो सकता है, चूँकि जो सरकार है वो कौशल विकास पर और मुद्रा लोन पर तो फोकस कर रही है, पैसा देने पर फोकस कर रही है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहाँ से रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं या हमारा जो ग्रोथ इंजन, रुका हुआ ग्रोथ इंजन है, वो पटरी पर आ सकता है, क्या आपको लगता है सरकार उस तरफ ध्यान कम दे रही है या आप किस तरह देखते हैं? दे रही है, ज़्यादा दे रही है और दबाने के लिए और कितना पैसा लेने के लिए, ब्लैक में लेने के लिए क्या नहीं करते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दबा रही है सरकार या ऐसा यही है ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कहते हैं इतना इतना पैसा दो तब तुम्हारी बिजनेस चलेगी। उनको कहना चाहिए कि हम आपकी 5 साल के लिए आपको सेल्स टैक्स नहीं होगा, ये कह सकते हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि मैं कहता हूँ कि वो कहोगे तो सेल्स टैक्स में ही आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि विकास बढ़ेगी और लोग फिर अपने दिल से देंगे पैसा। लेकिन सर अगर सेल टैक्स बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर कंपनियां उसका बोझ तो आम जनता पे ही डालेंगी ना सर? नहीं, मैं कहता हूँ देखिए, एक तो है पब्लिक को कितने परसेंटेज देनी होगी, और मैं कहता हूँ कि जो आज देते हैं 35% 40%, उसके जगह में 5% रखिए जो जनता से ले सकते हैं वो। हाँ, देंगे कंपनियां जो ले सकती हैं। मैं कह रहा हूँ कंपनी से या कंपनी के लोगों से कोई मैं जाकर कोई खरीदूंगा तो मेरे भी दुकान में टैक्स लगती है, तो वो 5% दोगे तो इतने लोग जाकर खरीदेंगे कि ग्रोथ रेट उसमें बढ़ेगा। मतलब जब टैक्सेस उनके ऊपर कम पड़ेगे तो जनता अपना जो है इन्वेस्ट ज़्यादा करेगी, पैसा करेगी। यस, क्योंकि अभी क्या है, डरती है कि भाई डरते हैं हमें टैक्स देना पड़ रहा है इतना। इनकम टैक्स है, फिर उसके ऊपर जीएसटी है, फिर उसके ऊपर बहुत तरह के टैक्सेस पड़ जाते हैं। जेटली का चल गए, वो चले गए, अब सब बुरा नहीं कहना चाहिए। सबसे घटिया इकोनॉमिस्ट तो जो जेटली थे, वो मेरे सामने तो उसको शर्मिंदा होते थे, क्योंकि वो मुझे जब स्टूडेंट थे तो मेरा लेक्चर कराते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू में। तो मैं मजाक करता था, कौन सी पार्टी तुमने, हमारी पार्टी, मैं भी पार्टी में था, बट पार्टी में मैं मोदी का सुनूंगा नहीं, वो एक बात थी। फिर हम लोग पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे, ये करने नहीं देगा, उसमें मुझे बाहर रख दिया। ठीक है, मुझे तो आनंद है।
खैर वो पार्टी की अपनी चीज़ें थी सर, लेकिन मैं सर आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि आप सर इकोनॉमिस्ट हैं, आप बखूबी समझते हैं टर्मिनोलॉजी किस तरीके से होती है सर पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक्स में। सर सर एक टर्मिनोलॉजी होती है कॉर्पोरेट मोनोपोलीज, हाँ, ठीक है। भारत में लगातार ये बात उठती है या कही जाती है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो दरअसल कॉर्पोरेट एकाधिकार, जिसको मोनोपोलीज की हम बात कह रहे हैं सर, और क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं। कुछ ऐसे बड़े घराने हैं जिनको सरकार का पूरा समर्थन रहता है और वही आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये चीज़ें सर डोमेन में हैं। क्या वाकई में सर आपको लगता है कि हाँ ऐसा है कि सरकार क्रोनी कैपिटलिज्म या मोनोपोलीज को बढ़ावा दे रही है? और क्या, उनके जो चमचे लोग हैं उनको कितना कर रहे हैं, वो तो सब जेल जाना चाहिए। मैं उनका नाम लेने से क्या फ़ायदा है, सबको पता है बिल्कुल विदेशों में क्या हो रहा है। विदेश में उनके ऊपर केस चल रहा है और हम हमारे देश में उसको पैसा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सर अगर नितिन गडकरी साहब अगर पीएम होते तो देश के हालात कुछ और होते? बहुत फ़र्क होता, बहुत फ़र्क होता, और ग्रोथ रेट 10% बहुत आसान। लेकिन सर उनको लेकर भी कहा जाता है कि ये भी कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं उन्हीं की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। वो तो जो उनकी नाम खराब करने का चाहते हैं वो कहते हैं, मैं जानता हूँ वो कभी हिचकिचाते नहीं, और किसी के दुश्मन नहीं है। और मैं भी नहीं कहता हूँ कि दुश्मन होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ की, उनके साथ ले जाना चाहिए, पर उनको कहना चाहिए भाई तुम इतना कमाते हो तो इतना तो देना चाहिए, 10%। बिल्कुल, मैं 50% नहीं मांग रहा हूँ, बट 10%। 10% चाहिए। 50% मांगूंगा तो ब्लैक में चली जाएगी सब। सर लेकिन जो हम बात कर रहे हैं क्रोनी कैपिटलिज्म की और मोनोपोलीज की, क्या आपको लगता है कि इससे देश को नुकसान हो रहा है? साथ ही साथ आप जो कि फ्री ट्रेड की बात करते हैं इकोनॉमिस्ट के तौर पर, आपको लगता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म और जो पूंजीवाद की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, इससे कंपटीशन खत्म हो रहा है सर बाजार में? और चूंकि बड़े प्लेयर्स और सामने आ नहीं पा रहे हैं, कुछ ही प्लेयर्स हैं जो मार्केट में बने हुए हैं और वही सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, तो ऐसे में सर जो एक कंपटीशन की एक व्यवस्था बढ़ सकती थी, तेज हो सकती थी, और ग्रोथ इंजन भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता था, रोजगार उससे उत्पन्न हो सकते थे, वो ठहराव सर आ गया आपको लगता है कि हाँ इन कुछ नीतियों के चक्कर में? वो तो है ही, जो लोग अब विदेश में जाकर के काम करने लग गए हैं, वो क्यों कर रहे हैं? यहाँ चमचे लोगों को, चमचे मैं क्या माने कि जो लोग प्रधानमंत्री की सेवा करेंगे उनको आगे बढ़ाएंगे। वो तो मैंने देखा है कि ये तो कोई नई बात नहीं है, सारा देश जानता है। और इंडस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा जो जिनके लिए प्रॉब्लम है वो है जो मज़दूर है, वो जो मिडिल क्लास है, इनकी जो तनख्वाह ही नहीं बढ़ रही है, या बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति के बराबर नहीं है। अभी सर हमने देखा मजदूरों का प्रोटेस्ट हुआ, हाँ, लास्ट महीने नोएडा में हमने देखा कि जो बिल्कुल लो क्लास मजदूर थे वो तनख्वाह को लेकर से अपनी बात कर रहे थे। आंदोलन किया उन्होंने कि हमारी जो तनख्वाह है हमको पूरी नहीं मिल पाती है। कहा 18,000 जाता है लेकिन मिलते हमको 12,000 है। जो बिचौली हैं वो पैसा खा जाते हैं, और जो कंपनियां हैं घंटों घंटों काम भी कराती हैं, और नीतियां शायद सरकार की सही नहीं है, उसके बाद सरकार ने सुध ली है। क्या आपको लगता है कि वो भी एक बड़ा कारण है कि जब जो सबसे निचले स्तर का जो वो होता है, कर्मचारी होता है, जब वही सही तरीके से अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा तो देश की ग्रोथ कैसे होगी सर? ये तो देश के साथ गद्दारी है। जो अपने कंधे पर उठा करके काम करते हैं उनकी जो उन्हीं को दबाया जा रहा है, उन्हीं को दबाया जा रहा है। स्वामी सर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है लगातार, जो डॉलर है सर वो सेंचुरी मारने वाला है सर। ठीक है, और रुपया जो है वो लगातार गोते खा रहा है सर। और तर्क ये दिया जाता है बहुत सारे जो सरकार के ही लोग हैं कि दरअसल रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। सर क्या आपको लगता है कि इस डॉलर के बढ़ने से, रुपये के लगातार गिरने से हमारी आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है, या इसको रोका जा सकता है किसी तरीके से सर? आखिर आपको क्या लगता है कि सर क्यों हमारा रुपया इतना डाउन जाता जा रहा है? क्योंकि लोग रुपया को फेंक रहे हैं और डॉलर ले रहे हैं, क्योंकि डॉलर में उनको एक गारंटी है, और इसमें वो ब्लैक मार्केट में क्या करते हैं,
विदेशों में जाकर करते हैं। विदेशों में हमारी रुपी बहुत चलती है। तो मैं कहता हूँ कि रुपी को हमारे देश में जो मोरारजी देसाई के टाइम पर था उस रेट में रखनी चाहिए, 9%, 9 रुपीज़ पर डॉलर। आज कितना है? ऑलमोस्ट 100 हो गया। 9 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए था। उस समय मैं मोरारजी को भी कहा था कि 5 रुपया का हो। और मैंने यानी किताबों में लिखी है, वो देख सकते हैं। ये बहुत लंबा हो जाएगा डिटेल्स बताने के लिए, परंतु मैं आज कहता हूँ कि जो हमारी रुपया है उसकी डॉलर के अनुपात में 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ 100 रुपया में चल रही है सर। लेकिन मैं सर इसमें थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सब लोग कहते हैं, क्योंकि सर देखिए मैं अर्थशास्त्र का छात्र नहीं हूँ और सब लोग मैं सवाल करता हूँ कि जो पूरी इकोनॉमिक्स है दरअसल आज की डेट में ग्लोबल फिनोमिना पे चलती है। अरे नहीं, ये सब बात मत बोलिए। ठीक है कि जो डॉलर है वो चूँकि सर सब ट्रेड उसमें करते हैं और जो रुपया है उसमें ट्रेड होता नहीं है। डिमांड डॉलर की ज़्यादा है, रुपये की डिमांड है नहीं, इसलिए डॉलर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, और जो रुपया है इंडियन वो सर गिर रहा है। थोड़ा मैं समझना चाहूँगा सर आपसे। चाइना के साथ वो उनका जो युआन करेंसी है युआन, और हम रुपए कर सकते हैं। डॉलर को गिराने के लिए कई ऐसे मेथड्स हैं, परंतु यहाँ तो और चीज़ें लगे हुए हैं ना। जैसे ब्रिक्स एक देश बन रहा था, ब्रिक्स संगठन बनाया सर, ब्रिक्स। हाँ, वो करेंसी लाने की बात कर रहे थे। वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो 5 देश के हर एक चीज़ को एक देश के साथ, हिंदुस्तान चाइना के साथ अलग से करनी चाहिए। हिंदुस्तान और देशों में जो हैं बांग्लादेश उससे अलग से करनी चाहिए। ये तो एक कला है। इस कला को ये मोदी को आता नहीं है। सर हम एक सवाल पे और आते हैं सर। हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे आरबीआई है, एक संगठन है जो देश की मुद्रा नीति तो तय करता है। नीति आयोग है जो नीतियां बनाता है, और CSO भी है सर, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है सर। इन संस्थाओं को लेकर लगातार सवाल किए जाते हैं। आरबीआई सर जो हमारी एक आर्थिक नीति है उसको तय करता है, मुद्रा नीति को तय करता है, नीति आयोग नीतियाँ बनाता है, तमाम तरह की चीज़ें होता है। स्टैटिक्स जो होती हैं वो सर स्टैटिक्स जो की जाती हैं। पूर्व जैसे सर गवर्नर साहब रहे, रघुराम राजन रहे, उर्जित पटेल रहे, इन्होंने सर नीतियों के आधार पर इस्तीफा दिया कि हम मेरा सर सवाल लीजिए। इस्तीफा दिया उन्होंने, लगातार सवाल उठाए उन्होंने कि आर्थिक नीतियाँ नॉर्थ ब्लॉक और पीएमओ तय कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। जो काम इकोनॉमिस्ट कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। उन्होंने इस्तीफे दिए अपने। और अभी सर अब देखा हमने कि जो ये मैं मानता नहीं हूँ, ये तो आपकी बात है। हाँ सर, आप उसका जवाब दीजिएगा, मैं उसको जवाब दूंगा। कोई छोटे आदमी और दूसरा सर अभी जो वो अमेरिका में रहता है, अभी वो अमेरिका में जाकर बैठ गया। इंडिया में जाकर के यहाँ घूमना चाहिए था, किसी यूनिवर्सिटी में काम करना चाहिए था रघुराम राजन साहब। हाँ, और क्या, वहाँ अमेरिका क्यों चले गया? बीबी तो अमेरिकन होगी। मेरा सर इसमें एक सवाल और भी था। जो प्रधानमंत्री के ही सलाहकार रहे हैं सर पुराने, और सुरजीत भल्ला साहब, इसी टर्म में सुरजीत भल्ला साहब, अरविंद सुब्रमण्यम साहब, सर दोनों की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो सरकार की ही मुखालफत कर रहे हैं नीतियों की। कि जो सरकार नीतियां इस वक्त चला रही है और जो इकोनॉमी जिस तरीके हमारे देश में जा रही है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं उन्होंने भी सर। क्या आपको लगता है कि सर वाकई में जो खुद उनके सलाहकार रहे हो मोदी साहब के, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में तमाम अपनी सलाह देते थे, वही अब सब सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? तो क्या वाकई में सर जो हमारी आर्थिक नीति है, जो आर्थिक दर है, या जो आर्थिक गिरावट है हमारे देश की, या जो इकोनॉमी हमारी कहते हैं कि पैरालाइज तो खबर नहीं कहूँगा उसको, लेकिन डाउन जा रही है, क्या उनका तर्क सही है सर? उनके ही इकोनॉमिस्ट, उनके ही सलाहकार अगर ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोच विचार करने वाला मामला है। इस्तीफा दिया उन्होंने? नहीं दिया सर। फिर तो क्या बात है, कोई बात उनको कहना चाहिए कि पूर्व सलाहकार हैं सर, वो पूर्व सलाहकार हैं। पूर्व सलाहकार का क्या मैं मतलब है? वो तो अब बाहर आने के बाद जब थे वहाँ क्या कर रहे थे, नाम बताएंगे तो मैं बता दूंगा सबका। ये चापलूसी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और उसको एक
एक विषय में प्रस्तुत करते हैं। सवाल ये है कि लोगों को बुलाना चाहिए। मुझे तो कभी नहीं बुलाएंगे, कहीं नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स जानता हूँ, और दूसरा है उनका पोल खोल दूंगा जी, तो मत बुलाओ। और तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को मुझे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये सारे लोग ऐसे ही हैं। वो बोलेंगे फिर रहेंगे उसी में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले ही वो पूर्व सलाहकार हैं या अभी वर्तमान में सलाहकार हैं, अगर सवाल खड़े कर भी रहे हैं, सवाल खड़ा करना जाहिर तौर पर उनका काम है, सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन आपने बोला कि इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, क्यों सर? आपको क्या बिना इस्तीफा दिए कोई सलाह नहीं दे सकते वो सर? बिल्कुल, यदि आप पब्लिकली बोलोगे कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तब वजन है उस बात का, और वो सरकार उसको मानती नहीं है, तो रिजाइन कर दो। तुम सलाहकार क्यों हो? नहीं किया, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं सर, हैं? तो ये भी और भी एक 420 ही है। डर है किसी चीज़ का? नहीं डर क्यों? वहाँ डरना चाहिए। आप प्रोफेसर रहे हैं, आपको बना दिया, आप कहते हैं ये होना चाहिए, सरकार मानती नहीं है, तो रिजाइन करके जाके, क्योंकि सही को सही और गलत को गलत कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज प्रोफेसर क्यों? स्वामी सर, हमने इकोनॉमिक्स को लेकर बात की, अर्थव्यवस्था को लेकर बात की, आपने तमाम सवाल भी खड़े किए कि नहीं ठीक नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी अगर आज की डेट में भारत के अर्थशास्त्री के नाते या फाइनेंस मिनिस्टर होते, तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस तरीके से देखते आप, किस तरीके से होता? अगर सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते, तो वो किस तरह अर्थव्यवस्था को देखते? मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता और प्रधानमंत्री मेरे रास्ते में अड़ंगा नहीं डालते, तब मैं कर सकता हूँ। मैं बन जाऊँ और कहेगा नहीं मैं ये नहीं हो सकता, तो फिर मैंने मतलब फ्री हैंड चाहिए? नहीं, नॉट फ्री हैंड। एक फ्री हैंड कौन? मैं तो कहता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर तो ये मेरा हक है, और मैं कहूँगा कि ये नहीं मानोगे तो मैं चले जाऊँगा, और इसीलिए कब बनाएंगे नहीं। सपोज कीजिए सर, मैं एक हाइपोथेटिकल आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर डॉक्टर स्वामी इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर होते और इकोनॉमी जो भी जिस स्थिति में है हमारी, एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल क्या होता सर आपका? नहीं, मैं ऑल्टरनेटिव इसमें नहीं जाऊँगा। मैं यदि मुझे ये ताकत मिली तो मैं इनकम टैक्स को पहले अबॉलिश कर दूंगा। उसके बाद जो सेल्स टैक्स है वो एक ही सेल्स टैक्स होगा, एक रेशो पे। हाँ, एक रेशो। देख लीजिए, बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। और बाकी सर अगर कुछ और कुछ और क्या कुछ करना है? जो और कुछ करना नहीं है। कोई आकर कहेंगे हम कंपनी या नीतिगत ढांचे को किस तरीके से सटीक करते? नीतिगत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, नहीं, और वन विंडो सिस्टम वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि ऐसा लगेगा बाहर के लोगों को कि यहाँ तो इनकम टैक्स ने ऐसा कर दिया, क्योंकि सर हमारा देश लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा मार्केट है विश्व का। हाँ, अगर हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या हमारे नालायक प्रधानमंत्री। सर, लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि ऑल्टरनेटिव मॉडल की, अगर आप पेश करना चाहेंगे देश के लिए, आपने दो तीन चीज़ें बताई सर, इनकम टैक्स हटा देंगे, सेल टैक्स हटा देंगे? नहीं, हाँ नहीं, इनकम टैक्स हटाएंगे, सेल्स टैक्स एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 5%, जीएसटी कट ऑफ, टोटली कट ऑफ। फिर टैक्स कलेक्शन कैसे होगा सर? और ये अब वापस आ गया टैक्स कलेक्शन में। ये मेरा सर टेक्निकलिटीज है ना सर। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग आकर पैसा देंगे, इवेजन सब बंद करेंगे, तुम्हें कितना मिलेगा क्या बोलूं मैं। तो बहुत बड़ा बाजार है हमारा देश है। हाँ, नहीं, और लोग देंगे, खुशी से देंगे। सर, जो बात लगातार कही जाती है, इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है भारत को, क्या उस राह में है भारत?
नहीं 5 ट्रिलियन माने एक आंकड़ा है बस ये सर, एक नहीं किस उस समय दामों का यानी पहले का या बाद का, क्योंकि हमारे देश में प्राइसेस बढ़ते जाएंगे तो आपका जो भी आंकड़े हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। तो को जब आप बोलते हो तो मैं कहूँगा कि कौन सा प्राइस 5 साल के पहले या 10 अभी की अगर बात, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ सर। अभी के क्या, अभी तो ये अभी एक नंबर दोगे तो फिर प्राइस का तो भी नंबर देना पड़ेगा ना। और प्राइस का नंबर आज का देंगे तो मैं कहूँगा ये तो बलून जैसा है। आप बताइए कि उस समय 5 साल के पहले जब आप आए थे दाम क्या था, उस पर करिए। तो दाम क्यों सर हर चीज़ के इतने बेतहाशा बढ़ गए सर? बिकॉज नेचुरली जब ब्लैक मार्केट होती है या कुछ कॉर्पोरेट घरानों को फायदा दिया जाता है, वही है नहीं उसको पकड़ते नहीं है और वो उनको देते हैं कुछ। ये है आम जनता के लिए सर, आप एज ए अर्थशास्त्री, एज ए इकोनॉमिस्ट, आम जनता से आप किस तरह की चीज़ें शेयर करना चाहेंगे कि अगर आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है या इस डूबती इस माहौल में सही तरीके से निवेश करना है? ये सब सिनेमा की बात है। सर मेरा आखिरी सवाल है, अभी हमने देखा कि सर हमारे देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी सर युवाओं को लेकर, और बोला कि पैरासाइट की तरह है, कॉकरोच की तरह है जो बेरोजगार युवा हैं या जो पढ़े लिखे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, वो या तो मीडिया में चले जाते हैं या आरटी एक्टिविस्ट बन जाते हैं। एक उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ की, कॉकरोच की। सर उसके बाद से हमारे देश में एक सैलाब सा आ गया, बाकायदा पार्टी का घोषणा कर दी गई, कॉकरोच जनता पार्टी बना दी गई और युवाओं के अंदर एक मतलब एग्रेशन सा देखने में आया। आप किस तरह देखते हैं सर उनके इस कथन को कि युवाओं को लेकर जिस तरीके से बोला? कौन सी गलती थी? वो तो जो आज हमारे चीफ जस्टिस हैं वो इतने ज्ञानी हैं, आपको आश्चर्य होगा कि क्या वो जानते हैं, क्योंकि मैं उनके सामने अपीयर भी हुआ हूँ और उन्होंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। ये क्यों चिढ़ते हैं? सब लोग उनके ऊपर दुनिया भर की आलोचना लगा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में लोगों को उत्साहित करने के लिए बहुत आसान है और ये एक चीफ जस्टिस कहता है उस पर मिलकर मीटिंग करो, एक पक्ष में एक विपक्ष में, इसमें ऐसा करो है इमीडिएटली क्या है, मतलब एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया सर। बिल्कुल बाकायदा एक सोशल मीडिया पे पार्टी तक बना दी गई, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसके जो फॉलोअर्स बने सर, रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। बीजेपी के इतने फॉलोअर्स नहीं हैं इंस्टाग्राम पर और कांग्रेस के नहीं थे, अन्य पार्टी के भी नहीं थे। 2-3 दिन में 20 मिलियन क्रॉस कर गया सर। देखो क्या ये गुस्सा था जनता का सर? नेचुरली। और क्या है? किसके प्रति? नहीं वो नेचुरली प्रति मैक्सिमम होगा मोदी के, या सीजीआई ने जो बोला उसके खिलाफ है? नहीं सीजे के बारे में, क्योंकि मोदी साहब को तो इसमें कोई लेना देना था नहीं। देखो सर को रोक सकता था, रोक दिया ना सर। ट्विटर ब्लॉक कर दिया उनका, इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया गया। वो ब्लॉक किया है, वो कोई का ब्लॉक नहीं करना है। आप बुलाकर बात करिए, कहिए कि आप लोगों को मैंने ये पढ़ा है, ये कैसा आपने बोल दिया, मैं एक्शन ले सकता हूँ, बट मैंने सोचा बात करूँगा। ये नहीं किया उन्होंने। क्योंकि सर सरकार से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मामला नहीं था ये। तो क्या है भाई, सरकार तो सब चीज़ है हमारे देश में, सर्वे सर्वा वही है। हाँ, जो जहाँ एक उपद्रव होने की परिस्थिति दे वहाँ सरकार को आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ये थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। हालांकि सवाल उठाए भी बहुत सारे हैं सरकार के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर, कि जिस तरीके से सरकार कुछ चंद लोगों को
अर्थव्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी दे रही है वो ठीक नहीं है। साथ ही साथ जो बड़ा सवाल ये उठा है कि जो सलाहकार रहते हैं सरकार में रहते वक्त, तब वो सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन जब पद छोड़ देते हैं या रिटायर हो जाते हैं उसके बाद वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, वो ठीक नहीं है। अगर उनके अंदर इतने ही ज़्यादा जज्बात हैं उन चीज़ों को लेकर तो समय रहते हुए, पद पर रहते हुए वो बात कहनी चाहिए। अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो इस्तीफा भी देना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात सर ने ये कही है कि अर्थव्यवस्था भारत की इस वक्त ठीक नहीं है, पटरी पर लाने की ज़रूरत है। और जो खुद उन्हें टिप्स दिए हैं सर ने कि इनकम टैक्स अबॉलिश कर देंगे अगर वो होते तो, जीएसटी हटा देते, सेल टैक्स को एक दर पर रखते ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा निकालते बैंकों से, या जो उनके पास जो गाड़ी कमाई है वो निकालते, इन्फ्लेशन भी कम होता और सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती। तो तमाम तरह के सवाल जवाब दिए हैं सर ने और उम्मीद करेंगे कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी। स्वामी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद सर। जय